नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, कल हमने पहला अपना ऑनलाइन असेसमेंट रखा था, काफ़ी लोगों ने पार्टिसिपेट किया और अभी भी एंट्रीज आ रही हैं। अच्छा लगा और अच्छा कर रहे हैं आप लोग और सबको अपनी अपनी इवेलुएशन असेसमेंट पता है दोस्तों। आई होप आप लोग आगे और भी बहुत अच्छा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसको पेपर को हम सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या थे और कैसे कैसे सॉल्व करने थे इनको। शुरू करते हैं। ए पेशेंट हैज़ बीन न्यूली डायग्नोस्ड विद थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, पीनिया मीन्स कमी होना, लैक ऑफ, किसकी लैक ऑफ? थ्रोम्बोसाइट्स मीन्स प्लेटलेट्स की कमी होना। प्लेटलेट्स का नॉर्मल वैल्यू सभी को पता है, 1.5 लाख से 3.5 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड होना चाहिए। 4 लाख तक भी लिखी हुई है कुछ कुछ बुक्स में। एडमिटेड टू द मेडिकल यूनिट। आफ्टर द एडमिशन असेसमेंट द पेशेंट आस्क्स यू टू एक्सप्लेन द डिजीज। व्हाट शुड यू एक्सप्लेन टू दिस पेशेंट? पेशेंट ने आपसे पूछा कि क्या हो गया, मुझे क्या दिक्कत है, तो आप उसको क्या बताओगे आप? देयर कुड बी एन अटैक ऑन द प्लेटलेट्स बाई एंटीबॉडीज। दोस्तों, हमने कहीं पर भी यहाँ पर किसी ऑटो इम्यून डिजीज का डिस्कस नहीं किया है। हो सकता है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से, एंटीबॉडीज के अटैक की वजह से, लेकिन कहीं पर भी डिस्कशन नहीं है, तो नहीं। देयर कुड बी अ डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट्स। यस, 100% यही बोलना है पेशेंट को कि आपके बॉडी में प्लेटलेट्स जो हैं कम बन रही हैं। देयर कुड बी इम्पेयर्ड कम्युनिकेशन बिटवीन प्लेटलेट्स। नहीं। देयर कुड बी एन ऑटो इम्यून प्रोसेस कोजिंग प्लेटलेट माल फंक्शन। नहीं दोस्तों, इसका आंसर क्या हो गया? देयर कुड बी अ डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट्स। नेक्स्ट इज यू आर प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू ए पेशेंट विद आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। क्या है एनीमिया? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। हु हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड आयरन सप्लीमेंट्स। What should you include in the health education? जिस पेशेंट को आयरन चल रहा है या आयरन दिया जा रहा है, उसको आप क्या इंक्लूड करोगे उसके एजुकेशन में? टेक आयरन विद डेयरी प्रोडक्ट्स टू एनहांस एब्जॉर्प्शन। नेवर। आयरन प्रोडक्ट्स जो हैं वो आयरन जो है वो डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ में एब्जॉर्प्शन नहीं बढ़ता उसका, कभी भी नहीं, नेवर। इंक्रीज द विटामिन ई टू एनहांस एब्जॉर्प्शन, कोई रोल नहीं है। आयरन विल कोज द स्टूल्स टू डार्कन इन कलर। यस, आयरन जो है वो स्टूल का कलर जो डार्कन कर देता है दोस्तों, करेक्ट ऑप्शन। लिमिट फूड्स हाई इन फाइबर ड्यू टू द रिस्क ऑफ डायरिया। नहीं, रिस्क ऑफ डायरिया नहीं होता दोस्तों, आयरन सप्लीमेंट्स की वजह से कॉन्स्टिपेशन जरूर हो जाता है। ए पेशेंट विद अ हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर आस्क्स यू हाउ द बॉडी फॉर्म्स ब्लड सेल। पेशेंट ने पूछ लिया जिसको हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर है कि ब्लड कैसे बनता है बॉडी के अंदर। दोस्तों, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन 2 बातें गिना करके इसके अंदर क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। यू शुड डिस्क्राइब अ प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस वेयर। आपको पता है ब्लड कहाँ बनता है? ब्लड बोन मेरो के अंदर बनता है, तो कोई सोचने की जरूरत नहीं है दोस्तों। एक्स्ट्रा मेडुलरी ब्लड कहाँ पर बनता है? स्प्लीन और लीवर में बनता है, लेकिन पूछेगा तो ही बताना है, तो ऑप्शन हो गया बोन लीवर। ए मैन सफर्स ए लेग वुंड। लेग वुंड से सफर कर रहा है, विच कोजेज माइनर ब्लड लॉस। माइनर ब्लड लॉस हो रहा है एज ए रिजल्ट ऑफ ब्लीडिंग। द प्रोसेस ऑफ प्राइमरी हिमोस्टेसिस। प्राइमरी हिमोस्टेसिस एक्टिवेट हो गई। वॉट अकर्स इन प्राइमरी हिमोस्टेसिस। दोस्तों, प्राइमरी हिमोस्टेसिस में क्या होता है? सबसे पहले जिस वेसल से जो भी है, कोई छोटी वेसल है, कैपिलरी है, वो हमेशा वे जो कंस्ट्रिक्शन कोज होता है दोस्तों, ताकि ब्लीडिंग कम से कम हो। तो ये ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर। ए पेशेंट हैज कम टू द ऑब्स-गायनी क्लिनिक due to recent heavy menstrual flow. Because of the patient's consequent increase in RBC production, the nurse knows that the patient may need to increase her daily intake of what substance. जो पेशेंट हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो के बाद में आपके पास में क्लिनिक में आया है, उसमें आरबीसीज का प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। बॉडी कर लेगी वो तो, लेकिन आरबीसीज का प्रोडक्शन कैसे होगा? क्या ज़रूरत है उसके लिए? आयरन की ज़रूरत है दोस्तों। सबसे मेन प्रोडक्ट है आयरन। किसके लिए? हीमोग्लोबिन के लिए। तो हीमोग्लोबिन के लिए आरबीसीज का कोई, हीमोग्लोबिन के बिना आरबीसीज का कोई मतलब ही नहीं है, तो ऑप्शन आयरन करेक्ट। ई का कोई रिलेशन नहीं, डी का कोई रिलेशन नहीं, मैग्नीशियम का कोई रिलेशन नहीं आरबीसीज से। You are planning the care of a patient with the nutritional deficit and a diagnosis of megaloblastic anemia. दोस्तों, megaloblastic anemia का आप सभी लोगों को पता है, विटामिन B12 की कमी से जो एनीमिया होता है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया है। क्यों? आरबीसीज का साइज जो है वो बड़ा हो जाता है। क्यों बड़ा हो जाता है? डीएनए सिंथेसिस में टाइम लगता है या नहीं हो रहा, किसकी वजह से? विटामिन B12 की कमी की वजह से। तो बड़ी बड़ी ये साइज में बड़ी हो जाती हैं दोस्तों।
बड़ी हो गई तो बड़ी चीज़ें जो हैं वो काम की नहीं है, इनकी जो लाइफ है वो कम हो जाती है, मतलब आरबीसीज का जो डिस्ट्रक्शन है वो ज़्यादा होता है, एनीमिया हो जाता है दोस्तों। तो हो क्या रहा है, रिकॉग्नाइज दैट द पेशेंट्स हेल्थ प्रॉब्लम इज ड्यू टू वॉट, प्रोडक्शन ऑफ इनएडिकेट क्वांटिटी, नहीं, क्वांटिटी इनएडिकेट नहीं है। प्रीमेच्योर रिलीज भी नहीं है दोस्तों। इंजुरी टू द आरबीसीज इन सर्कुलेशन, लेट ही होता है, जबकि इंजुरी टू आरबीसीज इन द सर्कुलेशन नहीं, ऐसा भी नहीं है दोस्तों। एबनॉर्मलिटीज इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, देखिए स्ट्रक्चर का और फंक्शन का आरबीसी में एबनॉर्मलिटी, तो ऑप्शन ये करेक्ट है दोस्तों। You are caring for a patient who undergoing preliminary testing for a hematological disorder. What sign or symptom most likely suggests a potential hematological disorder? दोस्तों जिसमें hematological disorder है उसमें सबसे potential hematological को जो सिम्टम, जो साइन या सिम्टम जो मोस्ट लाइकली क्या होगा पोटेंशियल hematological disorder में, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, नेवर, रिकरेंट इन्फेक्शन, जी नहीं, एनाफाइलेक्सिस, जी नहीं। मीन्स नॉर्मली जो प्रिलिमिनरी टेस्टिंग में जा रहे हो दोस्तों, प्रिलिमिनरी टेस्टिंग में आपको क्या मिला, एचबी की कमी मिली, एचबी की कमी है तो क्या होगा, ऑक्सीजन कैरी नहीं हो रही, ऑक्सीजन कैरी नहीं हो रही तो ऑक्सीजन पहुंच नहीं पा रही टिश्यूज तक, पेशेंट में सीवियर फैटिग देखने को मिलेगा। यू आर केयरिंग फॉर ए पेशेंट रिसीविंग transfusion notes that 15 minutes after the infusion of packed RBCs has begun, the patient is having difficulty breathing and complaints of severe chest tightness. What is the most appropriate initial action for you to take? सबसे पहला दोस्तों ये ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन का रिजल्ट है। क्या हुआ पेशेंट को, डिफिकल्ट ब्रीदिंग और सीवियर चेस्ट पेन। ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन जब भी होगा दोस्तों तो सबसे पहला काम करोगे आप ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप कर दोगे। नोटिफाई द पेशेंट टू फिजिशियन, करेंगे पेशेंट के फिजिशियन को इन्फॉर्म करेंगे, लेकिन दोस्तों सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए, स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन इमीडिएटली। ठीक है, आईवी एक्सेस को क्यों रिमूव करना भाई, आगे जरूरत पड़ेगी हमें आईवी एक्सेस की। पेशेंट्स चेस्ट साउंड एंड वाइटल साइंस को असेस करना, करेंगे लेकिन अभी नहीं। फर्स्ट प्रायोरिटी जो है हमारी स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन होगी। यू आर डिस्क्राइबिंग द रोल ऑफ प्लाज्मिनोजन इन द क्लोटिंग कास्केड, वेयर इन द बॉडी प्लाज्मिनोजन प्रेजेंट। दोस्तों प्लाज्मिनोजन प्लाज्मा में प्रेजेंट है और इसके अलावा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स के अंदर एक्स्ट्रा वेस्कुलर फ्लूइड्स में भी प्रेजेंट होता है दोस्तों प्लाज्मिनोजन। तो ये सारे के सारे बॉडी फ्लूइड्स के अंदर प्रेजेंट है। यू आर केयरिंग फॉर ए पेशेंट हु हैज डेवलप्ड स्कार टिश्यू इन मेनी ऑफ द एरिया दैट नॉर्मली प्रोड्यूस ब्लड सेल्स। दोस्तों ब्लड सेल्स कहाँ पर बन रहा है, रेड बोन मेरो के अंदर बन रहा है और वहाँ पर बन गया स्कार टिश्यू। तो उस स्कार टिश्यू में तो आरबीसीज या डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन प्रोडक्शन हो नहीं सकता। What organs can become active in blood cell production by the process of extramedullary hemopoiesis? दोस्तों ऐसी कंडीशन में, और बॉडी में ऐसे कोई ऑर्गन्स हैं क्या, मैंने अभी बताया था दोस्तों, लीवर जो है वो ये काम कर सकता है हेमोपोइसिस का। दूसरा स्प्लीन ये काम कर सकता है दोस्तों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। नेक्स्ट इज पेशेंट्स वुंड हैज बिगन टू हील एंड द ब्लड क्लॉट विच फॉर्म्ड नो लॉन्गर नेसेसरी। मीन्स वुंड जो है हील होना शुरू हो गया, ब्लड क्लॉट की जरूरत नहीं है, ब्लड क्लॉट इज नो लॉन्गर नीडेड, द फिब्रिनोजन एंड फिब्रिन विल बी डाइजेस्टेड बाय द प्रोसेस ऑफ फॉलोइंग प्लाज्मिन। दोस्तों प्लाज्मिनोलाइसिस करके उनको डिजोल्व कर देगा, तो करेक्ट ऑप्शन। यू आर डिस्क्राइबिंग नॉर्मल आरबीसी फिजियोलॉजी टू ए पेशेंट हु हैज डायग्नोसिस ऑफ एनीमिया। एनीमिया के पेशेंट को आप नॉर्मल आरबीसी की फिजियोलॉजी बता रहे हो। यू शुड एक्सप्लेन दैट द आरबीसी कंसिस्ट प्राइमरीली ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। आरबीसीज के अंदर प्राइमरीली क्या होता है, प्लाज्मिनोजन होता है क्या, नहीं होता। हीमोग्लोबिन होता है, यस होता है। हेमेटोक्रिट, नहीं जी, ये तो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ आरबीसीज है। फाइब्रिन, नहीं, करेक्ट ऑप्शन। यू आर एजुकेटिंग ए पेशेंट विद एनीमिया दैट इज डिस्क्राइबिंग द प्रोसेस ऑफ आरबीसी प्रोडक्शन व्हेन द पेशेंट्स किडनीज सेंस अ लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन सर्कुलेटिंग ब्लड, वॉट फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स इज इनिशिएटेड। दोस्तों जब किडनीज को ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं पहुंच रहा, क्यों, क्योंकि आरबीसीज नॉर्मल नहीं होंगी, आरबीसीज का लेवल कम होगा, तो किडनीज फिर क्या करेंगे, किडनीज बोलेंगे भैया आरबीसीज को बढ़ाइए। कैसे, किस प्रोसेस से, एरिथ्रोपोएसिस से। और एरिथ्रोपोएसिस के लिए एक हार्मोन की जरूरत होती है जिसे हम बोलते हैं एरिथ्रोपोएटिन। और ये एरिथ्रोपोएटिन कौन बनाती हैं, किडनीज बनाती हैं दोस्तों। कौन बनाती हैं, किडनीज बनाती हैं। तो इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एरिथ्रोपोएटिन। एन ओल्डर एडल्ट पेशेंट इज एग्जिबिटिंग मेनी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक साइंस ऑफ एंड सिम्टम्स ऑफ आयरन डेफिशिएंसी।
किसी एडल्ट पेशेंट, ओल्डर एडल्ट पेशेंट में आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के साइन सिम्टम्स एग्जिबिट हो रहे हैं। इन एडिशन टू कंप्लीट ब्लड काउंट, सीबीसी के अलावा साथ में वो डायग्नोस्टिक असेसमेंट शुड यू एंटीसिपेट दोस्तों। अब देखो दोस्तों, उसको आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है और इसके अलावा आपको क्या करना चाहिए, स्टूल फॉर ओकुल्ट ब्लड, यस ओल्डर पेशेंट्स में देखा जाना चाहिए कि कोई जीआई ब्लीडिंग तो नहीं है। बोन मेरो बायोप्सी दोस्तों हम करा सकते हैं लेकिन बहुत लेटर ऑन, लास्ट का ये प्रोसेस है। लंबर पंक्चर यूरिन एनालिसिस का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर सिग्निफिकेंट नहीं है। ओके, पेशेंट इज बीइंग ट्रीटेड फॉर द इफेक्ट्स ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग विटामिन B12 डेफिशिएंसी। दोस्तों विटामिन B12 डेफिशिएंसी के लिए पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं। व्हाट एस्पेक्ट ऑफ द पेशेंट्स हेल्थ हिस्ट्री वुड मोस्ट लाइकली प्रीडिस्पोज हर टू दिस डेफिशिएंसी। पेशेंट की क्या हिस्ट्री हमें बताएगी कि इसकी वजह से इसमें कमी हुई है। पेशेंट हैज इरेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड्स, इसकी वजह से दोस्तों अगर होती है तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है, विटामिन B12 का कोई रोल नहीं है। नो, पेशेंट इज ए वेजिटेरियन, यस दोस्तों विटामिन B12 की डेफिशिएंसी जो है वो वेजिटेरियंस में, वेगन्स में ही देखने को मिलेगी, नॉन वेजिटेरियंस में नहीं होती। अगर उनमें है तो कोई जीआई एबनॉर्मलिटी है, जैसे गैस्ट्रिक इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं बन रहा, उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, या टर्मिनल इलियम में उसके एब्जॉर्प्शन में कोई इश्यू है, तो ही विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। अदरवाइज का प्राइमरी जो कोज है दोस्तों वो वेजिटेरियंस में, और तुरंत भी नहीं होती दोस्तों, स्टोर अच्छा खासा होता है लिवर में, अदर बॉडी टिश्यूज में, तो मेनली लिवर में, और वो 3 से 5 साल लग जाते हैं दोस्तों इसकी कमी होने में। यू आर एजुकेटिंग ए पेशेंट अबाउट द रोल ऑफ बी लिम्फोसाइट्स, देन योर डिस्क्रिप्शन विल इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस। बी लिम्फोसाइट्स दोस्तों, लिम्फोसाइट्स जो है दो तरीके की होती हैं, एक टी लिम्फोसाइट्स होती हैं, एक बी लिम्फोसाइट्स होती हैं, जिन्हें टी सेल्स और बी सेल्स भी कहते हैं। ये दोनों के दोनों ही इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। टी सेल्स की इम्यूनिटी का तरीका होता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, बी सेल्स की इम्यूनिटी का तरीका होता है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। दोस्तों ऑलरेडी मैं क्लासेज में आपको डिस्क्राइब कर चुका हूँ। तो स्टेम सेल डिफरेंशिएशन नो, साइटोकाइन प्रोडक्शन नो, फेगोसाइटोसिस नो, एंटीबॉडी प्रोडक्शन का काम करती हैं कौन दोस्तों, बी लिम्फोसाइट्स। ए पेशेंट्स मोस्ट रिसेंट ब्लड वर्क रिवील्स लो लेवल्स ऑफ एल्ब्यूमिन। पेशेंट के आपको पता लगा, पेशेंट के ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराए तो एल्ब्यूमिन का लेवल जो हो कम आया। दिस असेसमेंट फाइंडिंग शुड सजेस्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ व्हाट नर्सिंग डायग्नोसिस। दोस्तों एल्ब्यूमिन क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन है, क्लियर है। एल्ब्यूमिन क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन क्या काम करते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन बॉडी में, ब्लड में ऑन्कोटिक प्रेशर को मेंटेन करने का काम करते हैं। ऑन्कोटिक प्रेशर मान लीजिए अगर कम, यहाँ पर क्या बोला, इसका लेवल कम हो गया, प्लाज्मा प्रोटीन का लेवल कम हो गया तो ऑन्कोटिक प्रेशर भी कम हो जाएगा। ऑन्कोटिक प्रेशर कम हो जाएगा दोस्तों, जो फ्लूइड है वो वेसल से बाहर एस्केप कर जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, एडिमा होगा, मतलब फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट हो जाएगा, इम्बेलेंस हो जाएगा। रिस्क फॉर इम्बेलेंस फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड टू लो एल्ब्यूमिन, करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों। और भी देख लेते हैं। रिस्क फॉर इन्फेक्शन कोई मतलब नहीं, इनइफेक्टिव टिश्यू परफ्यूजन नो, इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी रिलेटेड टू लो एल्ब्यूमिन नो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। एन इंडिविजुअल हैज एक्सीडेंटली कट हिज हैंड इमीडिएटली इनिशिएटिंग द प्रोसेस ऑफ हीमोस्टेसिस फॉलोइंग वेजोकंस्ट्रिक्शन, व्हाट इवेंट इन द प्रोसेस ऑफ हीमोस्टेसिस विल टेक प्लेस। दोस्तों वेजोकंस्ट्रिक्शन होता है सबसे पहले, इसके बाद में क्या होता है, प्लेटलेट्स जो हैं वहाँ पर आकर के एग्रीगेट हो जाती हैं दोस्तों, प्लग बनाती हैं, तो प्लेटलेट्स विल एग्रीगेट एट द इंजुरी साइट। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ इओसिनोफिल्स। इओसिनोफिल्स का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है दोस्तों, WBCs हमने ऑलरेडी पढ़ी। WBC दो तरीके की होती हैं दोस्तों, ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स में हमने 3 चीज़ें पढ़ी, क्या क्या पढ़ी, न्यूट्रोफिल्स पढ़ा, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। एग्रेनुलोसाइट्स में क्या पढ़ा, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। याद आ रहा है दोस्तों। न्यूट्रोफिल्स का सबसे मेन फंक्शन क्या है, फेगोसाइटोसिस। इओसिनोफिल्स भी कर सकती हैं, गैस कर सकती हैं, लेकिन ये बॉडी में बड़ी साइज के वर्म्स, पैरासाइट्स, इनको मारने का काम करती हैं दोस्तों। तो देख लीजिए यहाँ पर ये पैरासाइट्स को, कैंसर सेल्स को और एलर्जेंस को रिस्पॉन्ड करती हैं, कौन, इओसिनोफिल्स। थैंक यू। व्हाट इज ग्लाइकोजन। दोस्तों ग्लाइकोजन एक पॉलीसेकेराइड है, हमने ऑलरेडी स्टडी किया है इसको, कैसे बनता है। जो भी एक्सेस ग्लूकोज होता है बॉडी के अंदर वो क्या हो जाता है, उसको लीवर जो है वो, जब जैसे ही ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, लीवर जो है वो इंसुलिन की प्रेजेंस में
क्या कर देता है, इसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। ग्लाइकोजन क्या है, पॉलीसेकेराइड है, ये मोनोसेकेराइड है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोजिनेसिस कहते हैं। जब कभी इसका मतलब ये जो इंसुलिन जो है क्या कर रहा है, ब्लड ग्लूकोज का लेवल कम करता है दोस्तों, ठीक है ना। जब ज़रूरत होगी तो ग्लाइकोजन टूट करके ग्लाइकोजनाइसिस करेगा और ग्लूकोज वापस बना लेगा। फॉर्म ऑफ ग्लूकोज दैट इज स्टोर्ड इन, और ये लीवर के अंदर प्राइमरीली और फिर मसल के अंदर स्टोर रहता है, स्केलेटल मसल्स के अंदर स्टोर रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज एन, दोस्तों बहुत बार बता चुका हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड नेचर में एसिडिक होती है दोस्तों। कैसी होती है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड नेचर में एसिडिक होती है। वाई इज द कॉन्ट्रास्ट एजेंट यूज इन इमेजिंग, दोस्तों इमेजिंग में कॉन्ट्रास्ट डाइज यूज करते हैं दोस्तों, कॉन्ट्रास्ट एजेंट यूज करते हैं। इसका रीज़न क्या है दोस्तों, इमेज एनहांस हो जाती है, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स को आउटलाइन कर सकते हैं, स्पेसिफिक टिश्यूज़ को बॉडी के अंदर आउटलाइन कर सकते हैं। ये सभी रीज़न है दोस्तों, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पता होनी चाहिए चीज़ें हमें ये भी। योर पेशेंट हैज़ एन ऑर्डर फॉर एन एनाल्जेसिक मेडिकेशन टू बी गिवन एज नीडेड, एज नीडेड, टू बी गिवन एज नीडेड, द करेक्ट एब्रीविएशन फॉर एज नीडेड, एज थिंग्स नीडेड। इसके लिए दोस्तों जो हमारे पास जो एब्रीविएशन है दोस्तों जितने भी, वो मैक्सिमम लेटिन लैंग्वेज से हैं दोस्तों। कहाँ से हैं, लेटिन लैंग्वेज से। और लेटिन लैंग्वेज में एज नीडेड, एज थिंग्स नीडेड को हम बोलते हैं दोस्तों क्या, प्रोरेनेटा, प्रोरेनेटा, जिसका मतलब PRN। व्हाट इज द सम ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, दोस्तों प्राइम नंबर्स क्या होती हैं, दोस्तों प्राइम नंबर्स क्या होती हैं, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स हैं जिनके केवल 2 ही फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, या तो 1 होता है या वो नंबर खुद होती है दोस्तों। कैसे, और 1 को प्राइम नंबर हम नहीं मानते कभी भी दोस्तों। पहली प्राइम नंबर है 2, देखिए इसका 2 फैक्टर्स हैं दोस्तों, इसके 1 गुणा 2, ठीक है ना। 2 फैक्टर्स क्या हो गए, 1 और 2, ठीक है ना। 3 दोस्तों दूसरी प्राइम नंबर है 1 into 3, तो 1 और 3 इसका मतलब जो नंबर या तो खुद से डिवाइड होती है 1 से डिवाइड होती है। इसका सिंपल सा मीनिंग है, जैसे जैसे समझ में आए वो समझ लीजिएगा। 5 दोस्तों 1 into 5, ठीक है ना, तो इसके भी 2। 4 को नहीं माना क्या, नहीं जी, इसका 1 into 4, 2 into 2, देखिए 1 2 4, 3 फैक्टर्स हो गए दोस्तों इसके, तो ये नहीं होती दोस्तों, प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। इसका मतलब 2 अकेली ऐसी प्राइम नंबर है जो कि एक इवन नंबर है दोस्तों। ऐसे 2 3 5 7 9 नहीं होती दोस्तों, 10 नहीं होती, 11 13, ये प्राइम नंबर हैं दोस्तों। अब इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं। एक तो जो क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि 1 से लेकर के 100 के बीच में जितनी भी प्राइम नंबर्स हैं, कौन 2 3 5 7 11 13 17 19 23, ये जो नंबर्स हैं इनका टोटल बताइए, आप इनका सम बताइए। तो दोस्तों आपको ये जो सम है वो आपको याद रखना, और ये सम कितना होता है दोस्तों, 1060, ठीक है दोस्तों। आपसे पूछ लिया 1 से 50 तक की, वापस देख लेना दोस्तों, गलत नहीं हो कहीं पर, हालांकि क्योंकि होमवर्क है दोस्तों आप लोगों के लिए। 1 से 50 तक के लिए जो के बीच में जो नंबर्स आती हैं दोस्तों, उनका सम होता है 328 प्राइम नंबर्स का दोस्तों। आपसे पूछ लिया फर्स्ट प्राइम नंबर, 5 प्राइम नंबर का सम बताइए, तो पहली 5 प्राइम नंबर कौन सी होगी, 2 3 5 7 हो गई क्या, 5 नहीं 4 हुई जी, ये हो गई 1 2 3 4 5, इनका सम बताइए। पूछेगा इनका एवरेज बताइए, तो सबको प्लस करके 5 से डिवाइड कर देना दोस्तों। तो बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों इसमें, ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान में रखनी है। प्राइम नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर अक्सर पूछ लिए जाते हैं। ऑप्शन इज 1060 दोस्तों। What should come next in the series 7 10 8 7 10 8 11 9 12, ये सीरीज बना रखी है दोस्तों। कैसे नेक्स्ट क्या आना चाहिए देखो, 7 के बाद 10 कैसे आया, +3 कर दिया आपने। 10 के बाद में 8 कैसे आया दोस्तों, -2 कर दिया। 11 कैसे आया, +3 कर दिया अगेन आपने। 9 कैसे आया दोस्तों, अगेन -2 कर दिया आपने। 12 कैसे आया दोस्तों, +3 कर दिया आपने दोस्तों। इसका मतलब आप देखिए दोस्तों, +3 -2 +3 -2 +3 -2, इसका मतलब क्या आएगा, 10 आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर। तो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन इज 10। डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स इज 3, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ दीज नंबर्स इज 39, व्हाट इज द ग्रेटर नंबर। दोस्तों मैंने आपको ऑलरेडी ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ शायद वीडियो के अंदर, जाके देखिएगा वीडियो को एक बार। डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स इज 3, एक्स है एक नंबर, एक वाई है दोस्तों, इनका डिफरेंस कितना हो गया, 3 हो गया दोस्तों, ठीक है ना।
इनके स्क्वायर्स, इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर जो है वाई स्क्वायर हो गया, इनका जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है 39 आ रहा है दोस्तों। ठीक है, अब वो ग्रेटर नंबर इन्हीं में से कोई सी है दोस्तों, ऑप्शन इसमें से मैंने आपको ऑलरेडी बताया ये क्वेश्चन कि x माइनस वाई तो 3 है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दोस्तों क्या है 39 है। अब जो ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों 8, 9, 11, 13 जो भी हैं ऑप्शन तो उन्हीं के अंदर से कोई ना कोई बड़ी नंबर बता रखी है आपको ऑप्शन में से। तो अगर बड़ी नंबर मान लीजिए 8 है तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, माइनस दूसरी नंबर क्या होगी, ये बड़ी नंबर तो छोटी नंबर इससे 3 कम कर दिए 5 होगी, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 हो गया। क्या इनका डिफरेंस 39 आ रहा है क्या, यस आ रहा है। तो ऑप्शन दोस्तों यही करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए। ठीक है ना, करेक्ट ऑप्शन है ये। इफ 1/3 ऑफ 1/4 ऑफ ए नंबर इज 15 व्हाट विल बी द 3/10 ऑफ दैट नंबर। दोस्तों किसी नंबर का वो नंबर है दोस्तों x, उसका 1/3 कितना हो गया x/3 हो गया, उसका 1/4 ये 1/4 हो गया, कितना है 15 है दोस्तों। तो नंबर कितनी होगी दोस्तों 15 × 3 × 4 हो गई, कितना हो गया दोस्तों 45 × 4 कितना हो गया दोस्तों 180 हो गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है, इस नंबर का 3/10 क्या हो जाएगा दोस्तों 3/10 ऑफ 180, 18 54 हो गया दोस्तों। ऑप्शन क्या आ गया करेक्ट 54 करेक्ट है दोस्तों। नोबेल प्राइज फॉर पीस इज अवार्डेड इन, पीस के लिए नोबेल प्राइज कहाँ दिए जाते हैं दोस्तों। नोबेल प्राइज से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। लेकिन आज एक छोटी सी चीज मैं आपको बता देता हूं, नोबेल प्राइज किन किन सेक्टर्स में दिए जाते हैं दोस्तों। 5 सेक्टर्स में दिए जाते हैं, 5 कैटेगरीज हैं दोस्तों इसकी। एक तो फिजिक्स में दिया जाता है, केमिस्ट्री में दिया जाता है, मेडिसिन में दिया जाता है। आप बोलोगे सर फिजियोलॉजी में भी, वो एक ही है जी, मेडिसिन या फिजियोलॉजी जो है वो एक ही है। एक लिटरेचर में देते हैं और एक पीस में, शांति के लिए। ठीक है ना, ये 5 सेक्टर्स हैं। आप बोलोगे सर इकोनॉमिक्स में भी देते हैं, जो प्रॉपर एक नोबेल प्राइज नहीं है दोस्तों। यह शुरू किया गया था ये 1968 में, लेकिन ये प्रॉपर नोबेल प्राइज नहीं है दोस्तों। कब शुरू किए गए दोस्तों 1901 में शुरू किए गए। किसके नाम पर दोस्तों, एक स्वीडन के केमिस्ट थे, क्या नाम है उनका, अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल जिन्होंने फेमस क्या चीज़ दोस्तों एक इन्वेंट किया था, डायनामाइट का इन्वेंशन किया था दोस्तों 1867 में। इन्होंने डायनामाइट का इन्वेंशन किया था तो दोस्तों, तो इनके लिए नोबेल प्राइज़ हर साल दिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसमें ये सारे के सारे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मेडिसिन या फिजियोलॉजी में, लिटरेचर में, ये सारे के सारे नोबेल प्राइज जो स्वीडन की कैपिटल है दोस्तों स्टॉकहोम, आई थिंक स्पेलिंग देख लेना दोस्तों, आई थिंक करेक्ट है वैसे, का एक शहर है स्टॉकहोम, शायद उसकी कैपिटल भी यही है, किसकी, स्वीडन की। यहाँ पर दिए जाते हैं। लेकिन पीस के लिए जो है वो नॉर्वे का शहर कौन, ओस्लो, उसकी कैपिटल भी है दोस्तों, यहाँ पर दिए जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसके अलावा एक चीज़ आप और दिमाग में रख लिएगा, क्या इंडिया से किसी को मिला, मतलब बहुतों को मिला है, लेकिन सबसे पहले किसको मिला, रविंद्रनाथ टैगोर को मिला। किस लिए मिला, लिटरेचर में मिला, यानी साहित्य में मिला। कब मिला दोस्तों 1913 में मिला। ये बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों आते हैं आपको। मतलब एक चीज़ और कि रविंद्रनाथ टैगोर ही पहले पर्सन थे जो नॉन यूरोपियन पर्सन थे जिनको पहली बार वो मिला, नोबेल प्राइज मिला दोस्तों। इंडियन ही नहीं, नॉन यूरोपियन पहले थे, फर्स्ट नॉन यूरोपियन थे जिनको कि नोबेल प्राइज मिला। तो दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन हैं नोबेल प्राइज से। सबसे छोटी उम्र में किसको मिला है, मलाला यूसुफजई, जो अफगानिस्तान वाली हैं, आजकल तो वो बड़ी कंट्रोवर्सी में रहती हैं, इंडिया के बारे में भी कुछ उल्टा सीधा बोलती रहती हैं। खैर अपने अपने व्यूज़ हैं भैया, इंडिया में किसी के खिलाफ कुछ भी बोल लो, कोई कुछ करने वाला ही नहीं है। एनीवे, तो नोबेल प्राइज़ के बारे में एक सेपरेट वीडियो लेकर के आएंगे दोस्तों, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम्स के अंदर आते हैं, स्टैटिक जीके को लेकर के, स्पेशली GSSB के अंदर। ऑनरेबल गवर्नर कैन रिकमेंड फॉर प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट अंडर। दोस्तों जब कभी भी स्टेट में किसी भी वजह से व्यवस्था बिगड़ रही है तो गवर्नर जो हैं वो क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट रूल के लिए रिकमेंड कर सकते हैं। और प्रेसिडेंट रूल के लिए रिकमेंड करना उनको कौन सा आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का उनको वो अधिकार देता है, ये आर्टिकल 356 में ये अधिकार मिला है ऑनरेबल गवर्नर को कि वो प्रेसिडेंट रूल के लिए रिकमेंड कर सकते हैं। कार्बन आइसोटोप दैट इज यूज्ड इन कार्बन डेटिंग, रेडियो कार्बन डेटिंग। दोस्तों पहले भी बताया मैंने आपको, कार्बन 14 का यूज जो रेडियो लेबलिंग में, कार्बन डेटिंग में, एज पता लगाने में इसमें यूज करते हैं। रेडियो एक्टिव कार्बन है कार्बन 14।
एंजियोटेंसिन कोजेज, क्या कोज करता है एंजियोटेंसिन? बताया मैंने ऑलरेडी आपको कल वाले वीडियो में। एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कौन कन्वर्ट करता है? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। और इससे क्या होता है, इस प्रोसेस से क्या होता है? बीपी इंक्रीज होता है। कैसे बढ़ता है दोस्तों? वेजो कंस्ट्रिक्शन की वजह से। ये एक तरीके का वेजो कंस्ट्रिक्टर है, तो वेजो कंस्ट्रिक्शन की वजह से क्या होता है? बीपी बढ़ता है दोस्तों, ठीक है। एंजियोटेंसिन कोजेज वेजो कंस्ट्रिक्शन। लाइफ स्पान ऑफ फीटल आरबीसीज आर, एडल्ट आरबीसीज का लाइफ स्पान सभी को पता है 120 डेज। फीटल आरबीसीज इनका 2/3 लाइफ स्पान होता है दोस्तों। कितना हो गया? 80 डेज। याद भी रख सकते हो, 2/3 भी याद रखना है, 2/3 ही होता है, ठीक है। टिश्यू दैट कवर्स और लाइन्स द बॉडी इज, वो कौन सा टिश्यू? किसी ऑर्गन को कवर करना हो या बॉडी को कवर करना हो, किसी ऑर्गन को कवर करना हो या लाइन करना हो, उसका एक ही टिश्यू है दोस्तों, एपिथेलियम। बहुत ही अच्छे से दिमाग में रखना है। इन पापानिकोलो टेस्ट, पापानिकोलो, पेप स्मीयर सब पहचानते हैं दोस्तों। पेप स्मीयर टेस्ट में कौन सी सेल्स एग्जामिन की जाती है दोस्तों? सर्वाइकल सेल्स एग्जामिन की जाती हैं। सर्विक्स की कौन सी सेल्स दोस्तों? एपिथेलियल सेल्स। और कौन सा एपिथेलियम होता है दोस्तों वहां पर? दोस्तों ये एपिथेलियम सिंपल तो हो नहीं सकता, तो कौन सा होता है? स्ट्रेटिफाइड होता है। स्ट्रेटिफाइड में भी स्क्वेमस और कौन कौन सा होता है दोस्तों? ट्रांजिशनल। ट्रांजिशनल हमेशा हम कहाँ से में पढ़ते हैं? यूरिनरी ब्लैडर में और यूरेटर्स में पढ़ते हैं। तो स्क्वेमस में कौन से? दो तरीके का, एक ड्राई वाला, एक वेट सरफेसेज वाला। तो ड्राई सरफेस नहीं है दोस्तों, ये वेट सरफेस है। वेट सरफेस में कौन सा तरीका है जी? ये नॉन किरेटिनाइड है दोस्तों। ड्राई के लिए क्या होता है? किरेटिन प्रोटीन की वजह से, तो किरेटिनाइड होता है। ये नॉन किरेटिनाइड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होता है दोस्तों। बहुत अच्छे से दिमाग में रखना। हेयर, स्किन एंड नेल्स आर मेड ऑफ, अभी पढ़ा दोस्तों हमने, वो किरेटिनाइड एपिथेलियम है। ड्राई सरफेसेज है दोस्तों, ठीक है ना, सिंपल है नहीं, स्ट्रेटिफाइड है तो ड्राई सरफेसेज हैं। और मैंने एक वीडियो में, अपने टिश्यू वाले वीडियो में दोस्तों ऑलरेडी बहुत अच्छे से आप लोगों को समझा रखी ये चीज़ें। डबल हेलिक्स ऑफ डीएनए इज मेंटेन्ड बाई दोस्तों हाई एनर्जी हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं डीएनए के डबल हेलिक्स में, वो उनसे जुड़े रहती है दोस्तों। एक तरीके से सीढ़ियाँ जो होती हैं वो इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड से बनी हुई दोस्तों, ठीक है। प्रोसेस बाय विच कंपाउंड्स कैन बी पैसिवली ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय स्पेशल कैरियर प्रोटीन दोस्तों। ट्रांसपोर्टेशन एक एक्टिव, दूसरा पैसिव। यहां पर पैसिव का डिस्कशन हो रहा है। पैसिव में दो तरीके से होता है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। और यहां पर मॉलिक्यूल्स का, कंपाउंड्स का वो ट्रांसपोर्टेशन होता है। ऑस्मोसिस तो नहीं है क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। अब डिफ्यूजन, तो दोस्तों क्या डिफ्यूजन करेक्ट आंसर है? नहीं दोस्तों, दो तरीके के लिखा हुआ है, सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। कौन सा होगा दोस्तों? इसको आप सिंपल भी यहाँ पर ऑप्शन में हो सकता था, सिंपल तो नहीं होता दोस्तों। ट्रांसपोर्ट जब किसी स्पेशल कैरियर प्रोटीन से होता है तो उसे हम बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ऑलरेडी दोस्तों मैंने अपने वीडियो के अंदर समझा रखा, जाके देखिएगा प्लीज। इफ ए सेल लैक्स माइटोकॉन्ड्रिया एज ए रिजल्ट इट कैन नॉट, माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करते हैं दोस्तों? एटीपी सिंथेसिस का काम करते हैं, उन्हें स्टोर भी करते हैं। तो क्या नहीं होगा? सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ एटीपी का प्रोडक्शन नहीं होगा। इन कंपेरिजन विद आईसीएफ, द ईसीएफ कंटेंट्स दोस्तों, ईसीएफ के अंदर कौन सा आयन होता है? आईसीएफ के अंदर कौन सा होता है? आईसीएफ के अंदर पोटेशियम ज्यादा होता है, ईसीएम के अंदर सोडियम ज्यादा होता है दोस्तों। कंसिस्टेंटली हायर कंसेंट्रेशन ऑफ सोडियम आयंस। लास्ट क्वेश्चन इज, इट इज नॉट प्रेजेंट इन अ ह्यूमन सेल दोस्तों। सेल मेम्ब्रेन होती है क्या? यस होती है। सेल वॉल नहीं होती, केवल प्लांट सेल में होती है। साइटोप्लाज्म होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है दोस्तों। तो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल दोस्तों ह्यूमन सेल में नहीं होती, एनिमल सेल में किसी में भी नहीं होती। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग वीडियो।